हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन चल रहा था, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए अपमार्जक के बारे में बताया कि जो अपमार्जक जो होता है, क्या होता है अपमार्जक का निर्माण कैसे होता है, यानी कौन कौन से लवणों से होता है। और अपमार्जक साथ ही मैंने बताया था कि जो अपमार्जक जो होते हैं, अपमार्जक कठोर जल में एवं मृदु जल दोनों ही प्रकार के जल में कैसे होते हैं, उपयोगी होते हैं। यानी जो अपमार्जक होते हैं ये कठोर जल में भी, कैसे कठोर जल को हम खारा जल के नाम से भी जानते हैं। और जो मृदु जल होता है, मृदु जल में भी कैसे होते हैं, उपयोगी होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको समझाया। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, आज आपके जो दो कॉमन जो प्रश्न हैं, इसमें दो कॉमन प्रश्न हैं, उनके बारे में मैं पहले आपको समझा रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आपको मिसेल संरचना के बारे में बताएंगे। तो देखिए, पहले दो कॉमन जो प्रश्न हैं उनको आप नोट कर लो। तो देखिए, यानी ऐसे दो यौगिकों के नाम बताइए। प्रश्न है आपका कि ऐसे, नोटबुक में नोट ही कर लो, इसको डायरेक्ट नोट कर लो। तो देखिए, समझना, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। तो यानी ऐसे दो यौगिकों के नाम बताइए, यानी ऐसे दो यौगिकों के, यानी ऐसे दो यौगिक या अपने जो कंपाउंड हैं उनके क्या बताने, नाम बताने। ऐसे दो यौगिकों के नाम बताइए, नाम बताइए जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें हाइड्रोजन है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन है, लेकिन अम्ल नहीं है। ध्यान देना मेरी बात को। ऐसे दो यौगिकों के नाम बताइए कि जिनमें क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पाया जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा था वैज्ञानिक आर्यनियस के अनुसार, जब मैं आपको अम्ल क्षार की परिभाषा समझा रहा था कि भाई अम्ल क्षार क्या है, क्या अम्ल और क्षार, आई बात समझ, अम्ल और क्षार। और अम्ल क्षार की वैज्ञानिक जो परिभाषा में बता रहा था, सामान्य तो मैंने बता दिया भाई, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। साथ ही मैंने ट्रिक्स बता दी थी इसकी, जो प्रारंभिक गुणधर्मों के बारे में जब मैंने समझाया कि जो क्षार होते हैं वो अनीला, क्या होते हैं, अनीला। एक ट्रिक्स बताई थी अनीला, कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अनीला, आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, यानी अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जबकि छालानी, क्षार के बारे में क्या बताया था, छालानी, कि क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। आई बात समझ। उसके बाद जब मैं परिभाषा बता रहा था वैज्ञानिक आर्यनियस के अनुसार 1887 में, यानी वैज्ञानिक आर्यनियस ने 1887 में एक परिभाषा दी थी। तो बच्चों ध्यान देना, समझना, परिभाषा क्या थी कि वे पदार्थ, अम्ल के बारे में बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में एच आयन देते हैं, एच आयन, हाइड्रोजन आयन, एच आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में एच आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल। और क्षार, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, क्या देते हैं, OH आयन, यानी हाइड्रोसिल आयन देते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, वैज्ञानिक आर्यनियस के अनुसार। अब बात मैं बताना जा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ऐसे दो यौगिकों के नाम बताइए जिनमें हाइड्रोजन तो है। क्यों, सामान्यतः हम पढ़ते हैं भाई हाइड्रोजन जो H आयन देते हैं वो अम्ल हैं। अब ऐसे दो कंपाउंडों के हमें नाम बताने हैं, ऐसे दो यौगिकों के नाम बताने हैं जिनमें हाइड्रोजन है। क्या पाई जाती है, जिनमें हाइड्रोजन है, लिखना, बताइए जिनमें क्या है, हाइड्रोजन है, या जिसमें हाइड्रोजन है, जिनमें हाइड्रोजन है। नोट करना प्रश्न को, जिनमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन प्रतीक H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिनमें हाइड्रोजन है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। और इसकी जो संयोजकता होती है वो भी कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होती है, +1। वैसे मैंने आपको कई बार कहा है कि हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, आवारा तत्व, आवारा तत्व। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको भी किसी दूसरे को क्या कर देता है, दान में दे देता है। धनी बन रहा है,
जबकि मैंने आपको बताया था धातु क्या होते हैं, हमेशा धनायन बनाते हैं, अधातु क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, गैस है, तो ये ऋणायन बनाना चाहिए था, लेकिन ये धनायन बनाता है, एक अपवाद स्वरूप। आई बात समझ में। और इसके बाह्यतम कोश में 1 की कमी है, तो ये वर्ग 17 जो हेलोजन तत्व है उनसे समानता दर्शाता है, लेकिन फिर भी वर्ग 1 में रखा गया है, क्योंकि वर्ग 1 के तत्व जो होते हैं उनकी सबकी संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होती है, +1। तो इसकी संयोजकता भी कितनी है, +1, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, क्या करके, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बना देता है, धनायन बना देता है। आई बात समझ। तो इसकी संयोजकता प्लस में होती है। तो प्रश्न लिखना, नोट करना प्रिय छात्र छात्राओं, ऐसे 2 यौगिकों के नाम बताइए जिनमें हाइड्रोजन है लेकिन वे अम्ल नहीं हैं। क्या नहीं है, अम्ल नहीं है, लेकिन वे अम्ल नहीं हैं। क्या नहीं है, अम्ल नहीं है, एसिड नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने बताया है वैज्ञानिक आर्हेनियस की परिभाषा में, और वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, आपको अभी मैंने समझाया कि जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी वे पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो इनमें क्या है, ऐसे 2 यौगिकों के, कंपाउंडों के हमें क्या बताने, नाम बताने हैं जिनमें हाइड्रोजन तो है लेकिन वे अम्ल नहीं है। क्या नहीं है, अम्ल नहीं है, तथा उनके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। सामान्यतः अम्ल और क्षार जो होते हैं विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। क्या करते हैं, चालन। विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। विद्युत अपघट्य का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन हमें क्या बताने, हमें ऐसे 2 यौगिकों के नाम बताने जिनमें हाइड्रोजन है लेकिन वे अम्ल नहीं है, तथा उनके विलयन, प्रश्न में ही नोट करना प्रिय छात्र छात्राओं, तथा उनके विलयन, तथा उनके विलयन, तथा उनके विलयन, तथा उनके विलयन में, तथा उनके विलयन में, किसमें, विलयन में, तथा उनके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है, तथा उनके विलयन में, विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है। इनके बारे में आपको बताने, ऐसे 2 यौगिक बताएं, चालन नहीं होता है। जो विद्युत का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं, सुचालक, और जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, कुचालक। आई बात समझ में। तो ऐसे 2 यौगिकों के नाम बताने जिनमें हाइड्रोजन है लेकिन वे अम्ल नहीं है, तथा उनके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो 2 हैं, नोट करना प्रिय छात्र छात्राओं। नंबर 1 है एल्कोहल। नंबर 1 कौन सा है, एल्कोहल। और एल्कोहल जो है, एल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, एल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। नंबर 1 कौन सा हो गया, एल्कोहल। और नंबर दूसरा कौन सा हो गया, नंबर दूसरा लिख लेना आप, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज, जो एनर्जी का कार्य करता है। ग्लूकोज के बारे में पढ़ा होगा। और इसका अणु सूत्र होता है C6H12O6, ग्लूकोज, C6H12O6। तो देखो दोनों में हाइड्रोजन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है, लेकिन क्या नहीं है, अम्ल नहीं है। और ये विद्युत का चालन भी नहीं करते हैं। चालन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। वही चालन करते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये 2 यौगिक हो गए। आई बात समझ में। एक इसमें जो प्रश्न है, आपके बुक का प्रश्न है और आपके बुक के पीछे का प्रश्न दे रखा है, ठीक है ना, उसको मैं बता देता हूं। और वो प्रश्न है आपका 31वें नंबर का, आपकी बुक का 31वें नंबर का प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक यौगिक ए, समझना, प्रश्न को नोट करना। एक यौगिक ए, कोई यौगिक है, कंपाउंड है, एक यौगिक ए, एक यौगिक ए
अम्ल H2SO4 से, किससे? अम्ल H2SO4 से, किससे? अम्ल H2SO4। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और इस सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अम्लों का राजा कहते हैं। आई बात समझ में? क्या कहते हैं इसे? अम्लों का राजा। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि एक यौगिक ए अम्ल H2SO4 अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है। कोई कंपाउंड है, यानी एक यौगिक ए किससे? अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है। आ रही बात समझ में? तो एक यौगिक ए अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है तथा बुध यानी इससे क्या निकलती है? यानी बुलबुल हर्ष के साथ, यानी बुलबुलों के साथ क्या निकलती है? गैस बी निकलती है। ठीक है ना? तो लिखना तथा आई बात समझ में? के साथ गैस बी निकलता है। के साथ गैस बी निकलता है। क्या निकलता है? गैस बी निकलता है। आई बात समझ में? एक यौगिक ए है, अम्ल H2SO4 से क्रिया कर रहा है और बुलबुल हर्ष के साथ गैस क्या होती है? बी निकलता है। गैस बी जलाने पर, ध्यान देना, गैस बी जलाने पर, गैस बी जलाने पर, गैस बी जलाने पर, यानी गैस जो है बी, उसे क्या करते हैं? जलाते हैं। जलाने पर फट-फट की ध्वनि के साथ जलती है। गैस बी जलाने पर फट-फट ध्वनि के साथ, फट-फट ध्वनि के साथ जलती है। के साथ जलती है। आई बात समझ में? यानी जो गैस निकल रही है ना बी, जब इसको जलाते हैं तो क्या होती है? फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। आई बात समझ में? फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। ए व बी का नाम बताइए, पूछ रहा है वो हमसे प्रश्न में। ए व बी का नाम बताइए, यानी ए और बी का नाम बताइए। ए व बी का नाम बताइए। ए और बी का नाम बताना है तथा अभिक्रिया का समीकरण दें। प्रश्न में कर रहा है वो, क्या देना है हमें? अभिक्रिया क्या देना है? समीकरण भी देना है तथा अभिक्रिया का समीकरण दें। तथा अभिक्रिया का क्या दें? समीकरण दें। आई बात समझ में? तो नोट करना, ध्यान देना, अभिक्रिया का समीकरण दें। ये आपका प्रश्न हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है ना? दें। अब सुनिए, मैं जब आपको अम्लों के रासायनिक गुणधर्म बता रहा था तो आपने गौर दिया होगा, सुना होगा, लिखा भी होगा, समझा भी होगा। मैंने आपको बताया था कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, ध्यान देना मेरी बात को, नोट करना पॉइंट को, पहले भी मैं समझा चुका हूं इसके बारे में कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और उस हाइड्रोजन गैस की जांच के लिए हम जब ये जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, प्रयोग भी बताया था, ये जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो मोमबत्ती जो होती है वो फटफट की ध्वनि के साथ क्या हो जाती है? जलती है और कुछ समय के बाद क्या हो जाती है? बुझ जाती है। और इस फटफट की ध्वनि को हम क्या कहते हैं? पॉप ध्वनि के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पॉप ध्वनि के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? दोबारा ध्यान देना, समझना। मैंने आपको जो उसके रासायनिक भौतिक गुणधर्म बता रहा था, भौतिक गुणधर्म तो ये हो गए भाई, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। फिर रासायनिक गुणधर्म जब पढ़ा रहा था तो पहला पॉइंट आपको यही समझाया था। क्या समझाया था? ध्यान देना बच्चों, ये बताया था कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है
तो क्या बनाता है, वो बनाता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और उस बनने वाली गैस हाइड्रोजन है, इसका मैंने प्रयोग भी लिखाया है, इसका मैंने प्रयोग भी लिखाया है। और 2019 में ये प्रश्न पूछा भी है बोर्ड ने कि भाई बनने वाली गैस है, एक बनने वाली गैस हाइड्रोजन है, एक क्रियाकलाप के द्वारा समझाइए। तो क्रियाकलाप में मैंने आपको उसका चित्र बना के मैंने आपको इसको पूरा समझाया। तो गौर देना कि भाई जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जो होती है, जब इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो मोमबत्ती क्या होती है, फटफट की ध्वनि के साथ क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इस ध्वनि को हम पॉप ध्वनि के नाम से जानते हैं। कौन सी ध्वनि हो गई, पॉप ध्वनि। आई बात समझे। और इससे हम ये पता लगाते हैं अगर ये बनने वाली गैस ऑक्सीजन होती तो मोमबत्ती और तीव्र गति से जलती। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती तो आग को एक कंबल की तरह क्या कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लपेट लेती है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, जिससे जो अपनी क्या होती है, मोमबत्ती तुरंत बुझ जाती। क्योंकि CO2 गैस जो होती है वो आग बुझाने काम में भी आती है। अग्निशामक जो केंद्र होते हैं, अग्निशामक यंत्र होता है, उनमें भी यही गैस क्या होती है, भरी हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आग को कंबल की तरह क्या कर लेती है, लपेट लेती है। आई बात समझ में। लेकिन ये यहाँ पर तो क्या हुआ, फटफट की ध्वनि के साथ ये क्या हुई है, मोमबत्ती क्या हुई है, बुझी है, फटफट या चटचट की ध्वनि के साथ। और फटफट या चटचट की जो ध्वनि होती है ना, वो कौन सी गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करती है। इससे सिद्ध होता है कि भाई बनने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। इतना मैंने आपको पहले समझा दिया था। आपकी किताब का 31वां प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको इस प्रश्न को आपको बता रहा हूं। अब इसमें आप पहले अभिक्रिया लिख लो, उत्तर लिख के, और अभिक्रिया क्या लिखेंगे भाई, कोई हो गई ए। तो देखिए ध्यान देना, समझना, यानी Zn प्लस H2SO4, Zn एक धातु हो गया, Zn प्लस H2SO4, Zn जिंक हो गया। और अभिक्रिया के बाद बना रहे हैं ZnSO4 और प्लस H2, क्या बना रहे हैं, H2, ZnSO4 प्लस H2। आई बात समझ, क्या बना रहे हैं, ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 क्या हो गया, जिंक सल्फेट, क्या हो गया, जिंक सल्फेट। और H2 क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस, क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस। यानी जब अम्ल होते हैं, जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बना देते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब उसने प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, पदार्थ ए। तो गौर देना, पदार्थ ए क्या हो गया भाई, पदार्थ ए क्या है, यहाँ पर क्या लिया है मैंने, पदार्थ ए जिंक लिया है। क्या लिया है, जिंक, Zn, क्या लिया है, Zn, जिंक। परमाणु क्रमांक 30 होता है, Zn। संयोजकता भी +2 होती है इसकी भी, 2 8 18 2, 2 8 18 2, जिंक, Zn, ठीक है ना। अब देखो पदार्थ बी, पदार्थ बी क्या बनाए, यानी कौन सी गैस से निकली है, कौन, फटफट की आवाज किस गैस में होती है, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए हाइड्रोजन गैस बनी है कि नहीं बनी है, कि भाई जब धातु ने अम्ल के साथ क्रिया की है तो क्या बनाया, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो पदार्थ भी क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस, क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। और ये ऊपर मैंने अभिक्रिया का समीकरण आपको पहले दे दिया है, ओके। तो Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया का समीकरण है। अभिक्रिया समीकरण दो, ए का नाम बताओ, ए क्या हो गया, जिंक, और बी क्या हो गया, हाइड्रोजन, क्या हो गया, हाइड्रोजन, ओके। और आगे चलते हैं मिसेल संरचना पर। तो देखिए मिसेल संरचना की, मिसेल संरचना, तो मिसेल संरचना पढ़ने से पहले यानी हमें साबुन और जो अपमार्जक जो होते हैं, समझना, साबुन और जो अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया की जाती है। और सर्वप्रथम हम सोडियम स्टेरेट जैसे साबुन के अणुओं का जल में क्या होता है, आयनन होता है। इसका अर्थ यह है कि भाई जो साबुन और जो अपमार्जक होते हैं, साबुन का भी किसका कार्य कर रहे हैं, सफाई का, अपमार्जक भी किसका कार्य करते हैं, सफाई का, किसका करते हैं, सफाई का। तो सबसे पहले जो साबुन है, माना किसी कपड़े पर हमने क्या किया, साबुन लगाया, उस यानी कपड़े की क्या है, गंदगी है। अब गंदगी को हमें क्या करना है, हटाना है, कपड़े की क्या करनी है, सफाई करनी है।
तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले जो साबुन है, और साबुन क्या होता है, सोडियम स्टेरेट होता है। मैंने बताया भाई साबुन जो होते हैं उच्च वसीय अम्ल यानी दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों जैसे पॉमिटिक हो सकता है, स्टेरिक हो सकता है, ओलिक अम्लों के क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्ल होते हैं। उनके क्या होते हैं, उच्च वसीय क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। आई बात समझ में? तो उसमें बताया सबसे पहले जो माना सोडियम स्टेरिक साबुन है, सोडियम स्टेरिक साबुन है, जैसे मैंने साबुनीकरण की क्रिया में आपको बताया था कि RCOONA, तो R क्या हो गया, एल्किल समूह हो गया, तो R के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, C17H35 और C17H35 ये क्या है, सोडियम स्टेरेट का क्या है, अणु सूत्र है। क्या होता है, अणु सूत्र है। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, जल में आयनन होगा। आयनन मतलब ये आयनों में क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, आयनों में क्या होगा, विभाजित होगा। कैसे, तो पहले आप समझो, लिखना मन नहीं है, पहले आप समझ लो। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, पहले क्या कर लीजिए, आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसको लिखाऊंगा। तो समझो कि भाई C17H35 COONA ये सोडियम स्टेरेट का अणु सूत्र है। किसका है, सोडियम स्टेरेट का। सोडियम स्टेरेट जो होता है, सोडियम स्टेरेट, क्योंकि आपको मैंने बताया था साबुन जो होते हैं दीर्घ श्रृंखला यानी दीर्घ श्रृंखला कार्बन वाले होते हैं, जो C12 से C18 दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों जैसे पॉमिटिक, ओलिक, स्टेरिक जैसे लवण होते हैं। और जब इनकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ इनको क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, गर्म कराते हैं, तो हमें साबुन प्राप्त हो जाता है और इस क्रिया को हम साबुनीकरण के नाम से जानते हैं। इतना मैंने आपको समझाया था। अब वही बात है कि C17 एल्किल समूह की जगह क्या लिख दिया मैंने आपको, पोटेशियम साबुन का भी अणु सूत्र बताया था। पोटेशियम साबुन का जो अणु सूत्र मैंने आपको बताया था, उस समय मैंने आपको बताया था RCOOK, तो R क्या है, एल्किल समूह है। ऐसे सोडियम साबुन का जो सूत्र मैंने आपको बताया था साबुन जो साबुनीकरण में, RCOONA। आई बात समझे? तो R क्या है ना, एल्किल समूह। तो एल्किल समूह हमने कौन सा ले लिया, स्टेरिक ले लिया, C17H35 स्टेरिक हो गया। तो C17H35 COONA ये क्या होता है, आयनों में विभाजित हो जाता है। किस में विभाजित हो जाता है, अपने आयनों में। तो देखिए C17H35 COO यानी जो स्टेरिक होते हैं इनकी संयोजकता किस में होती है, इनकी संयोजकता होती है माइनस में। किस में होती है, माइनस में। और सोडियम की संयोजकता किस में होती है, प्लस में। आप जानते हैं सोडियम किस में होती है, प्लस में, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 281। कितना होता है, 281। आई बात समझ? तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और कॉन्सेल लुईस ने क्या कहा था, कॉन्सेल लुईस ने यह बताया था कि बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। इसके लिए क्या करें, चाहे तो इलेक्ट्रॉन दें चाहे इलेक्ट्रॉन लें। अब बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता में आप जानते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दान कर देते हैं। सामान्य ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी भाई, 1 2 3 हो तो क्या करते हैं, देते हैं। 4 हो तो क्या करते हैं, सह संयोजक बंध बनाते हैं, जैसे कार्बन है। और 5 6 7 हो तो क्या करते हैं, लेते हैं। और जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका तो स्वायत्त कैसा होता है, पूर्ण होता है। तो अष्टक सिद्धांत के अनुसार कम से कम 8 होने चाहिए। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 11। क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन विन्यास, 2 8 और 1, 2 8 और 1। अब बाह्यतम कोश में कितना है, 1 है। कितनी कमी है, 7 की। 7 इसको मिलेंगे क्योंकि इसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दान कर देता है। क्योंकि 1 2 3 होते हैं ना अधिकतर बाह्यतम कोश में, तो 1 2 3 वो क्या करते हैं, दान करते हैं। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के भी परमाणु बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। कितना होता है, 13 होता है, नहीं होता है, 2 8 3। तो 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, वो दान में कर देता है। इसलिए एल्युमिनियम की संयोजकता भी क्या होती है, +3 होती है। आई बात समझे? तो ये अपने आयनों में विभाजित हो गया, यानी सोडियम जो स्टेरिक है, सोडियम स्टेरिक क्या हो गया, अपने आयनों में विभाजित हो गया।
या अणुओं का जल में क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए RCOONA, RCOONA, R क्या हो गया यहाँ पर, एल्किल समूह हो गया। अब ये भी आयनों में विभाजित होगा तो कैसे होगा, RCOO, इसकी संख्या किस में होती है, माइनस में, प्लस Na। आई बात समझ, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं RCOONA। कंफ्यूज मत होना, आपको जो साबुनीकरण की क्रिया पढ़ाई थी उसमें मैंने ये लिखाया था RCOONA, ठीक है ना। अब देखिए समझना, ध्यान देना, आयनन विभव इसका क्या हो गया, आयनों में क्या हो गया, विभाजन हो गया। क्या हो गया इसका, आयनों में क्या हो गया, विभाजन, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं, साबुन के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, जल में उनका क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है, यानी आयनों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। आई बात समझ में। अब ये आयनों में जब विभाजित हो गए तो देखिए इसके दो भाग बन गए। साबुन के कितने सिरे हो गए, दो सिरे हो गए, एक हो गया अध्रुवीय सिरा और दूसरा हो गया ध्रुवीय सिरा। एक होता है अध्रुवीय सिरा और दूसरा सिरा कौन सा हो गया, ध्रुवीय सिरा। और अध्रुवीय सिरा जो होता है इसको हम हाइड्रोकार्बन वाला भाग भी कह देते हैं, इसको हम जल विरोधी के नाम से भी जानते हैं। और ध्रुवीय सिरा जो होता है इसको हम आयनिक सिरा भी कह देते हैं और इसको हम जल स्नेही सिरे के नाम से भी जानते हैं। कौन से, जल स्नेही, जल से स्नेह करने वाला। और अध्रुवीय सिरा जो होता है वो कैसा होता है, जल का कैसा होता है, विरोधी होता है। कैसा होता है, विरोधी वाला सिरा होता है। कैसा होता है, विरोधी वाला। आई बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह हमने लिखा, ये सिरा कौन सा हो गया, हाइड्रोकार्बन वाला। हाइड्रोकार्बन जानते हैं, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने जो यौगिक होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप पाठ नंबर जो 8 है ना उसमें पढ़ेंगे पूरा विस्तार हाइड्रोकार्बन के बारे में कि कार्बन और उसके यौगिक। पाठ नंबर जो 8 है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसमें हाइड्रोकार्बन का पूरा विस्तार बता रखा है। वैसे मैंने एक दिन आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में सामान्य जानकारी दी थी, तो एक ट्रिक्स बोल रहा था मैं, कार्बन हाइड्रोजन मिले तो हाइड्रोकार्बन बने, कार्बन हाइड्रोजन मिले तो हाइड्रोकार्बन बने। आई बात समझे। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये सिरा कौन सा हो गया, हाइड्रोकार्बन वाला भाग। और हाइड्रोकार्बन जल वाला जो भाग होता है ना, कैसा होता है, जल विरोधी होता है। कैसा होता है, जल विरोधी होता है। आई बात समझ में, कैसा होता है, जल विरोधी। और जो आयनिक वाला भाग होता है, आयनिक वाला भाग है जिसको हम ध्रुवीय सिरा भी कह देते हैं, ये आयनिक वाला भाग हो गया, ठीक है ना। कौन सा भाग हो गया, आयनिक वाला भाग हो गया, ठीक है ना। अब आयनिक वाला जो भाग होता है ये जल में कैसा होता है, स्नेही होता है, ये जल स्नेही सिरा है। कैसा सिरा है, जल स्नेही, जिसको हम ध्रुवीय सिरे के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। हाइड्रोकार्बन यानी एल्किल समूह, एल्किल समूह है कौन सा है, RCOONA। तो R जो है एल्किल समूह और एल्किल समूह है कौन सा हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, क्योंकि C17H35 कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो ये कैसा सिरा हो गया, हाइड्रोकार्बन सिरा। और जो ये होता है ना, शेष क्या बचा, COONA, ये कौन सा हो गया, आयनिक सिरा है कि नहीं, आयन है कि नहीं, प्लस माइनस दोनों आयन है कि नहीं है, आयन हो गया। जल स्नेही सिरा भी बोल देते हैं, जल स्नेही, जल से स्नेह रखने वाला, इसको ध्रुवीय सिरे के नाम से भी जानते हैं। तो कई नामों से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। आई बात समझ, क्योंकि देखो इधर R हो गया तो इधर क्या हो गया, COONA हो गया। R एल्किल समूह हो गया, हाइड्रोकार्बन वाला सिरा हो गया। और हाइड्रोकार्बन वाला सिरा कैसा होता है, जल विरोधी होता है। कैसा होता है, जल विरोधी। और वो कौन सा सिरा हो गया, दूसरा ध्रुवीय सिरा। और ध्रुवीय सिरा यानी ध्रुवीय सिरा है। आई बात में, कौन सा सिरा है, ये ध्रुवीय सिरा है। और ध्रुवीय सिरे को हम, यानी इस सिरे को हम जल स्नेही सिरे के नाम से भी जानते हैं, जल से स्नेह करने वाला, जल स्नेही। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया। प्रश्न आता भाई साबुन के कितने सिरे होते हैं, साबुन के 2 सिरे होते हैं। कौन कौन सिरे होते हैं, एक तो हो गया कौन सा, हाइड्रोकार्बन वाला।
कौन सा हो गया, हाइड्रोकार्बन वाला, और एक कौन सा हो गया, आयनिक सिरा। कौन सा हो गया, आयनिक सिरा। अब बच्चों ध्यान देना कि जो हाइड्रोकार्बन वाला जो सिरा है ये जल विरोधी होता है। कैसा होता है, जल विरोधी। और जो ध्रुवीय सिरा होता है ये कैसा होता है, जल स्नेही। और ध्रुवीय सिरे को हम आयनिक सिरा भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, आयनिक सिरा। और हाइड्रोकार्बन वाले सिरे को हम अध्रुवीय सिरे के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, ये टॉपिक था आपके साबुन के सिरों के बारे में। तो पहले इस प्रश्न को आप नोट कर लो कि भाई साबुन के कितने सिरे होते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में ये आ गया होगा। तो देखिए प्रश्न नोट करते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, और ध्यान देना बच्चों, मेहनत कीजिए और ध्यान से समझिए। तो देखिए साबुन जो होता है, साबुन के कितने सिरे होते हैं, साबुन के कितने सिरे होते हैं, गौर देना, साबुन के कितने सिरे होते हैं। और मैंने अभी बताया, उत्तर लिखाया, आपको उत्तर लिखना अभी तो मैंने समझाया था। तो बच्चों ध्यान देना, साबुन कितने सिरे होते हैं, 2 होते हैं, नोट कर लो। साबुन के 2 सिरे होते हैं। साबुन के कितने सिरे होते हैं, 2 सिरे होते हैं। साबुन के 2 सिरे होते हैं। साबुन के 2 सिरे होते हैं। 2 सिरे होते हैं। कौन कौन से सिरे होते हैं, नंबर 1 अध्रुवीय सिरा, नोट करना नोटबुक में, अध्रुवीय सिरा। अध्रुवीय सिरा जो होता है इसको हम जल विरोधी भी कहते हैं। क्या कह देते हैं, जल विरोधी। जल विरोधी क्या कह देते हैं, जल विरोधी। और इसका ही दूसरा नाम है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा। हाइड्रोकार्बन वाला सिरा या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा। श्रृंखला लगा देना इसमें, क्या लगा देंगे, श्रृंखला। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, श्रृंखला वाला सिरा। और हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। वैसे पूरा विस्तार हाइड्रोकार्बन के बारे में पाठ नंबर 8 में है, जब आप कार्बन एवं उसके यौगिक को पढ़ेंगे तब। तो ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन में फिलहाल में आप इतना समझो कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने जो यौगिक या कंपाउंड होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कार्बन हाइड्रोजन मिले तो हाइड्रोकार्बन बने। आई बात समझ। यानी प्रश्न आपको ट्रिक्स बता रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ये रटो मत, केवल समझो और याद को ध्यान दो कि भाई कार्बन हाइड्रोजन मिले तो हाइड्रोकार्बन बने, तो वो हाइड्रोकार्बन हो गया। इससे अब आप परिभाषा बना सकते हैं भाई, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके। अब दूसरा सिरा जो होता है, साबुन का जो दूसरा सिरा होता है वो ध्रुवीय सिरा होता है। कौन सा होता है प्रिय छात्र छात्राओं, ध्रुवीय सिरा। एक अध्रुवीय हो गया, दूसरा ध्रुवीय सिरा हो गया। कौन सा सिरा हो गया, ध्रुवीय सिरा। और ध्रुवीय सिरे को ही हम आयनिक सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक सिरा। आई बात समझ में। आयनिक सिरा यानी आयनों में विभाजन। आयन 2 प्रकार होते हैं, धनायन और ऋणायन। और इसको ही जल स्नेही सिरा के नाम से भी जानते हैं, जल स्नेही सिरा। जल स्नेही सिरा, आई बात में, इनके ही नाम है। ध्रुवीय सिरा कह लो, आयनिक सिरा भी कह देते हैं, जल स्नेही सिरे के नाम से भी जानते हैं। ओके। और पहला कौन सा हो गया, अध्रुवीय सिरा, जल विरोधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बता देता हूं। एक होता है RCOONA, ये तो होता है साबुन। RCOONA सोडियम साबुन हो गया। पोटेशियम साबुन का सूत्र क्या बताया था मैंने, RCOOK। आई बात समझ। सोडियम स्टेरेट वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम स्टेरेट। लेकिन पोटेशियम से बने साबुन कैसे होते हैं, मृदु होते हैं। कैसे होते हैं, मृदु, जिनका उपयोग शैम्पू बनाने में, किसमें किया जाता है, शैम्पू बनाने में किया जाता है।
शेविंग क्रीम जो आती है, शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पारदर्शी साबुन। तो जो पारदर्शी साबुन होते हैं इनका निर्माण ग्लिसरीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के द्वारा पारदर्शी साबुनों का निर्माण किया जाता है। जैसे उस दिन मैंने उदाहरण दिया था पियर्स साबुन का। पियर्स साबुन जो होते हैं, पियर्स, ये साबुन क्या होते हैं? कांच जैसे चमकते हैं। ये इनमें ग्लिसरीन की मात्रा होती है। कभी आंखों पर लगा के देखना, ग्लिसरीन क्या होती है? नकली आंसू बहाने का काम में आती है। यानी आंखों पर ग्लिसरीन को लगाते हैं तो आंखों से आंसू आने प्रारंभ हो जाते हैं, नकली आंसू। फिल्म स्टार और देखे होंगे आपने, फिल्मों में धारावाहिक सीरियल जो होते हैं उनमें आपने उनको रोते हुए देखा होगा, तो ये नकली आंसू हैं, आई बात, ग्लिसरीन के द्वारा। ओके, ग्लिसरीन आंसू कह देते हैं इनको। अब इसको ध्यान देना, ये जो आर है, ठीक है ना, ये आर है, ये कौन सा हो गया? अध्रुवीय सिरा। कौन सा हो गया प्रिय छात्राओं? अध्रुवीय सिरा। गौर देना, कौन सा हो गया? अध्रुवीय सिरा। और ये अपना कौन सा है? आयनिक सिरा। कौन सा है? आयनिक सिरा, जिसको हम ध्रुवीय सिरे के नाम से जानते हैं। तो देखो ये तो हो गया अपना ध्रुवीय सिरा। गौर देना, ध्रुवीय सिरा। और ये कौन सा हो गया? अध्रुवीय। आर जो है ना, ये एल्किल वाला, एल्किल समूह वाला, ये कौन सा हो गया? अध्रुवीय सिरा। और अध्रुवीय सिरे को हम जल विरोधी भी कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला। क्यों? आर की जगह पोमेटिक, ऑलिक, स्टेरिक आदि लिख सकते हैं, आदि लिख सकते हैं, ठीक है ना। पोमेटिक लिख सकते हैं, ऑलिक लिख सकते हैं, स्टेरिक लिख सकते हैं। C17H35, C17H35 किसका होता है? C17H35 COOH किसका होता है? ये स्टेरिक का होता है। पोमेटिक का क्या बताया था मैंने सूत्र? C15H31 COOH। ऑलिक का क्या बताया था? C17H33 COOH। आई बात समझ में? इसके अलावा इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी इसको बना देते हैं, ध्यान देना। तो देखिए इसको इस प्रकार बना दिया। ये सिरा कौन सा हो गया? अपना ध्रुवीय सिरा। कौन सा हो गया? ध्रुवीय सिरा। अध्रुवीय सिरा कौन सा हो गया? अध्रुवीय सिरा। ये कौन सा हो गया? ध्रुवीय सिरा, यानी ध्रुवीय भाग हो गया, यानी COO, ये ध्रुवीय भाग हो गया। कौन सा हो गया? ध्रुवीय भाग। इस तरह भी लिख सकते हैं, ध्रुवीय भाग। और ये कौन सा है? हाइड्रोकार्बन वाला है। तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग कौन सा होता है? जल विरोधी होता है। कैसा होता है? जल विरोधी। ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, यानी मिसेल संरचना में बहुत काम आएगा इनका, तो आप समझ लो हाइड्रोकार्बन भाग, ठीक है ना। और हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, कैसा होता है? जल विरोधी होता है। कैसा होता है? जल विरोधी। कैसा होता है? जल विरोधी। आर आई समझ। और ये COO क्या हो जाएगा? Na भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। COO Na, सोडियम संयुक्ता प्लस में होती है, COO की माइनस में, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया? जल विरोधी। यानी ध्रुवीय अध्रुवीय जो सिरा होता है ना हाइड्रोकार्बन, ये कैसा होता है? जल विरोधी। और ध्रुवीय भाग कैसा होता है? जल स्नेही होता है, यानी जो जल में क्या हो जाता है? आसानी से क्या हो जाता है? घुल जाता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया अपना साबुन के सिरे की। साबुन के दो सिरे होते हैं, अध्रुवीय सिरा और ध्रुवीय सिरा। अध्रुवीय सिरा जिसको हम क्या, एल्किल समूह होता है, और ध्रुवीय सिरा COO Na, जिसको हम क्या कह देते हैं? जल स्नेही सिरे के नाम से भी जानते हैं। यानी ध्रुवीय सिरा, आयनिक सिरा, ये कैसा होता है? जल स्नेही होता है, ठीक है ना। ध्रुवीय भाग होता है, जल स्नेही होता है। आयनिक सिरा भी कहते हैं। आयनिक सिरा इसलिए कह देते हैं क्योंकि आयनों में क्या हो जाता है? विभाजित, प्लस माइनस। आयन है कि नहीं है? आयन दो प्रकार होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं। ये था साबुन के बारे में। आज आपको साबुन के भागों के बारे में सामान्य बताया। अगला टॉपिक है इसमें मिसेल संरचना। तो मिसेल संरचना के बारे में बताएंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक जो लिखा है उसको बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये जो मिसेल संरचना मैं कल समझाऊंगा। जब तक ये साबुन के सिरे आपको क्लियर तरह से याद नहीं होंगे, कौन सा सिरा ध्रुवीय और कौन सा सिरा अध्रुवीय है, मिसेल संरचना आपकी समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए प्रिय छात्राओं, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। किसको? साबुन के सिरे में कौन सा ध्रुवीय कौन सा अध्रुवीय। ध्रुवीय कौन सा होता है? आयनिक वाला सिरा जो होता है वो ध्रुवीय, और जो हाइड्रोकार्बन वाला जो एल्किल वाला होता है वो कौन सा होता है? अध्रुवीय। कौन सा होता है? अध्रुवीय। जैसे माना C17H35, साबुन का सूत्र सुन लो, सोडियम स्टेरेट का C17H35 COO Na। तो C17H35 कौन सा हो गया? हाइड्रोकार्बन वाला भाग। और COO Na कौन सा हो गया? आयनिक वाला भाग, क्योंकि आयनों में विभाजित हो जाते हैं। आई बात समझे? तो ये इस तरह इसको याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक मिसेल संरचना के साथ नेक्स्ट अगली क्लास में। ओके, थैंक्स, सुप्रभात।